चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज का जो रोमाटोलॉजी के यूक्यूज की डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अ 32-year-old फीमेल कंप्लेन्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट फॉर लास्ट 6 months। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है? अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है और स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। ये दो बातें आपने कहाँ पढ़ी हैं? एसएलई में। कोई अच्छा बच्चा मुझे जल्दी से बता दे। जी जी बिल्कुल, रोमाटाइड आर्थराइटिस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब रोमाटोलॉजी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। चलिए जी, वेरी गुड, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आगे उन्होंने क्या बताया है? देयर आर नो यूरिनरी कंप्लेंट्स बट शी हैज स्मॉल नोड्यूल्स नियर बोथ एल्बोज। अब नोड्यूल्स जो है, एरिथीमा नोडोसम, ये भी रोमाटाइड आर्थराइटिस में हमें मिलता है। तो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट में स्मॉल जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं, ये दो बातें अगर आ जाती हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये कोमल ने बिल्कुल ठीक बताया, दिस आर कॉल्ड रोमाटाइड नोड्यूल्स। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस प्लस स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट जहां भी आती है, दैट इज रोमाटाइड आर्थराइटिस। एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है पेशेंट की, वो पढ़ के आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ 35-year-old वुमन कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड स्टिफनेस ऑफ बोथ हैंड्स स्पेशली इन द मॉर्निंग। चलें जी, मॉर्निंग स्टिफनेस आ गई और हैंड्स इन्वॉल्व हैं, तो दैट इज रोमाटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? A 32 years old banker presents with 2 month history of fatigue with generalized aches and pains. For last couple of months क्या है? He feels very stiff in the morning. Stiff in the morning का क्या मतलब है जी? वही morning stiffness, different words के साथ examiner पूछ रहा है आपसे। And find it difficult to button up his shirt. अब button up his shirt का क्या मतलब है? कि उसके biceps involve हैं? क्या बताना चाह रहा है इसमें एग्जामिनर आपको? हाँ, टेस्ट की जो बात है ना, कि अगर वो कहता भी है कि उसका जो रोमाटाइड फैक्टर है वो नेगेटिव है, देन स्टिल आप उसको रोमाटाइड आर्थराइटिस ही मेंशन करोगे, क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है, दैट रोमाटाइड फैक्टर इज नॉट एट ऑल स्पेसिफिक फॉर रोमाटाइड आर्थराइटिस। नाम से थोड़ा लगता है कि ये स्पेसिफिक होगा, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक। अगर ये नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रोमाटाइड आर्थराइटिस सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो रोमाटाइड फैक्टर की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों बहुत कम है। अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, नहीं भी पॉजिटिव तो डिजीज रूल आउट नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। हाँ जी बिल्कुल, बटन अप इस शर्ट का मतलब है उसके स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया दैट इज रोमाटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 20 years old लेडी, उसने प्रेजेंट किया पोली आर्थरेल्जिया के साथ। ठीक है, पोली आर्थरेल्जिया का क्या मतलब है? मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और साथ में उसको फीवर है 3 महीने से, लास्ट 1 वीक से। क्या अब ये हमारे काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट में वो क्या बता रहे हैं? लास्ट 1 वीक से शी इज कंप्लेनिंग ऑफ एडिमा फीट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/100 है, साथ में पीडल एडीमा है, जेवीपी रेज्ड है। कार्डिक एग्जामिनेशन पे क्या मिला? कोई फाइंडिंग नहीं है। और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन पे क्या मिला? बायलेटरली उसकी जो ब्रेथ साउंड्स हैं दे आर रिड्यूस्ड। ठीक है, साथ में देयर इज 2 फिंगर ब्रेथ इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, लिवर भी इनलार्ज हुआ हुआ है, एसाइटिस भी है उस पेशेंट को। तो अगर प्यारे बच्चों जीआईटी और लिवर याद है तो इसका डायग्नोसिस बता दो, क्या है इसका डायग्नोसिस? वैसे एग्जामिनर ने आपसे डायग्नोसिस नहीं पूछा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हैं, क्योंकि उसने सिनेरियो इतना वेग दिया है कि इस पे कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी अगर रेस्ड जेवीपी है, पीडल एडीमा है, इनलार्ज्ड लिवर है, एसाइटिस है, तो फिर क्या सोचेंगे आप? किसी ने अभी तक जीआईटी लिवर नहीं पढ़ा? चलिए जीआईटी छोड़े, लिवर किसी ने नहीं पढ़ा। ये उसके डीडीज हो गए, एसएलडी हो गया, राइट हार्ट फेलियर हो गया, वेरी गुड, रेज्ड जेवीपी है, राइट हार्ट फेलियर सोच सकते हैं। इसके अलावा और सिंपल हार्ट फेलियर, ये भी नियर है। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली इज नॉट द डायग्नोसिस, इट इज बेसिकली क्लिनिकल फीचर। इस पेशेंट में अगर हमें लार्ज लिवर मिल रहा है, एसाइटिस मिल रही है, रेज जेवीपी मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्प्लीनोमेगाली भी मिलेगी। मलेरिया,
मलेरिया का फीवर 3 महीने का होता है? मरियम आबिद, मलेरिया का फीवर टर्शरी या क्वाटरनरी पैटर्न में होता है, ठीक है। 3 महीने इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, इतना लंबा फीवर नहीं जाता मलेरिया का। और मलेरिया में क्या होता है, फीवर होता है, साथ सप्लीनोमेगाली होती है, उसमें कोई हमें लार्ज लिवर मिलता है, उसमें एसाइटीज मिलेंगी या फिर पीडल एडीमा मिलता है क्या, उसमें नहीं मिलता। चलें जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग बताया करें चीजों को, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट हो जाए, आपको चीजों का कंपैरिजन आ जाए बेसिकली। प्लूरल इफ्यूजन है, चलें जी, वेरी गुड। पीडल एडिमा है, ब्रेथ साउंड्स कम है, तो प्लूरल इफ्यूजन के बारे में भी सोच सकते हैं। इन लार्ज लिवर एसाइट और एसाइटिस से क्या सोचोगे? हाँ, हार्ट एग्जामिनेशन नॉर्मल है, लेकिन वो रेस्ड जेवीपी की बेस पे बता रहे हैं ना, ये तो अभी सब आप लोग अपनी सजेशन दे रहे हैं ना, तो इसलिए बस एक एक क्लिनिकल फीचर की हम बात करें कि उसमें हम सोच सकते हैं या नहीं। पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मरियम आबिद, नुसरत, जहरा, जहरा रीनल रीनल फेलियर नहीं हो सकता, रीनल फेलियर में यूरिन आउटपुट, यूरिया, क्रेटिनिन, ये वाली सारी चीजें बताई होंगी। पोर्टल हाइपरटेंशन, जी बिल्कुल, पोर्टल हाइपरटेंशन आप बिल्कुल सोच सकते हैं। और यहाँ हमारी सेटिंग्स में क्रॉनिक लिवर डिजीज सोच सकते हैं आप, बिकॉज हेपेटाइटिस इज लाइक द वेरी कॉमन इन आवर सेटिंग, ठीक है। तो आप जो हमारे पास क्रॉनिक लिवर डिजीज है वो सोच सकते हैं, डीकंपनसेटेड लिवर डिजीज सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें ही पेशेंट एसाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन लार्ज लिवर है तो इसलिए हम यकीन से वो उसको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सीएलडी वगैरह में या फिर डीकंपन जो हमारे पास क्रॉनिक लिवर डिजीज है उसमें मोस्टली सिरोसिस हुई होती है। ठीक है, तो उसमें इसलिए आप उसका नहीं सोच सकते। चलें जी, इस पे बहुत डिस्कशन हो गई, उसने भी दीदी से पूछे हैं, डायग्नोसिस नहीं पूछा, बट आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आप लोगों ने इसके आंसर किया, आपने चीजों को सोचा। ठीक है, बेशक इसमें इस सिनेरियो में कार्डियक एग्जामिनेशन नॉर्मल है और साथ में हमारा उसमें सीएनएस का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप मेनिंजाइटिस भी बोल दें तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बेशक गलत बताओ, लेकिन बताओ जरूर क्या आपको क्या लग रहा है, ठीक है। जी जी बेटा बताएं। रीनल फेलियर नहीं होगा कोमल, वही मैं आपको बता रही हूँ कि रीनल फेलियर के केस में आपको पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है उसका बताया होगा, यूरिया क्रेटिनिन का बताया होगा आपको, ठीक है। और साथ में बताया होगा कोई डायलिसिस उसने प्रीवियस कराई हुई है या अब डायलिसिस करा रहा है, और उसके साथ जनरलाइज्ड एडीमा का बताया हो सकता है, स्वेलिंग का बताया हो सकता है, ठीक है। ये वाली चीजें बताई हो सकती हैं। रोमैटिक हार्ट फीवर हो सकता है, लेकिन रोमैटिक हार्ट फीवर मोस्टली छोटे बच्चों में होता है, 20 years इज अ बिट लॉन्ग एज, थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा है। रोमैटिक हार्ट डिजीज आप सोच सकते हैं, रोमैटिक हार्ट फीवर बेसिकली आप सोच सकते हैं, लेकिन 20 years पे थोड़ा सा कम आता है इसका इंसिडेंस, बच्चों में ज्यादा है। अगर यहाँ पे एज होती 2 years 8 years तो डेफिनेटली हम रोमैटिक फीवर भी सोचते, ठीक है। हेपेटाइटिस, हेपेटिक फेलियर हेपेटाइटिस भी सोच सकते हैं, लेकिन उसमें फिर लिवर मार्कर्स और इस तरह की बाकी चीजें बताई होती हैं, उसमें जॉइंट्स एज सच इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें फीवर नहीं होता। हेपेटाइटिस बेसिकली सिरोसिस कराता है, ठीक है। ये आपने जब हेपेटाइटिस पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस सिरोसिस कराता है, फाइब्रोसिस कराता है, स्क्लेरोसिस कराता है, एंड दैट इज बेसिकली श्रिंकेज। लेकिन यहाँ पे उसने इनलार्ज लिवर बताया है, इनलार्ज लिवर है तो मतलब सिरोसिस वाले सारे कॉजेज रूल आउट हो गए, ठीक है। जी डीडीज में वही सारे डीडीज हैं जो हमने डिस्कस किए कि राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, एसएलई हो सकती है, रोमैटिक फीवर हो सकता है, तो अब इसमें हम यही चीजें लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस या मोस्ट प्रोबेबल इसका एसेट नहीं बन सकता। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद पेरिकार्डियल इफ्यूजन हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लंग्स में फाइंडिंग मिल रही है और जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन लिवर की बाकी सारी चीजों की बेस पे फिर हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल हम यही लिख सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये था हमारा रोमेटॉइड आर्थराइटिस। आई होप अब आपके पास कोई भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस का सिनेरियो आता है तो वो आप उसको गलत डायग्नोज नहीं करेंगे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? किसी को अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो जल्दी से पूछ लें, फिर हम अपनी नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं।
बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एटलीस्ट बता दें। राइट हार्ट फेलियर में हो सकता है लिवर इन्वॉल्व, और एसएलई में भी लिवर में फाइंडिंग्स आती हैं। जब एसएलई की आप सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट देखेंगे ना कि कौन कौन से सिस्टम को इन्वॉल्व करिए, वो एक बहुत अच्छा सा टेबल बना हुआ है, वो आप अगर एक दफा डेविडसन से बस देख लें, उसकी डिटेल आपने नहीं करनी, तो उसमें बताया हुआ है कि ये इन्वॉल्व करती है लिवर को। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या डिजीज है हमारे पास? A 42-year-old housewife complains of low-grade fever and pain in proximal interphalangeal joints of both hands over the past 6 months. ठीक है, पेन है उसको, फीवर है और पेन है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स में। अब उसने प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट का बताया है। शी हैज टेकन मैनी पेन किलर्स एंड एंटीपायरेटिक्स। जी, पेन किलर्स दिए हैं और अब जॉइंट्स में पेन है। जी जी बिल्कुल नहीं, स्टेप अप से ही करनी है आपने। ठीक है, बस मैं ये कह रही हूँ कि आपने, अगर आपने डिटेल में वो करनी है उसकी सिस्टेमिक फाइंडिंग्स, या आपने बस एक दफा देखना है वहां से टेबल कि एसएलई में जब हार्ट इन्वॉल्व होता है तो उसमें हमें क्या फीचर्स मिलते हैं। डिटेल आपने नहीं करनी बेटा। जी जी बिल्कुल, रोमाटाइड आर्थराइटिस कैसे पता चला? एनसिड की हिस्ट्री होगी और पेट वर्ड दिया होगा कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जी जी बिल्कुल, यही दो चीजें आएंगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? A woman in her mild 30s started having stiffness of both hands on waking up in the morning. This was followed by swelling of small joints of hands. इसमें पॉसिबल कॉजेस पूछे हुए जी, सिनेरियो इतना वेग है कि हम रोमाटाइड आर्थराइटिस में या फिर जो बाकी आर्थराइटिस की टाइप्स हैं उनमें कोई इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसलिए उसने भी हमसे जो हमारे पास कंफर्म डायग्नोसिस है वो नहीं पूछा। नेक्स्ट है हमारे पास 42-year-old फीमेल प्रेजेंट की है विद द कंप्लेन ऑफ पेन विद द स्वेलिंग ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। ठीक है, इसमें भी उसने स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट बताई है। जब हमने उसके लैब्स किए तो सीबीसी में हीमोग्लोबिन उसका 10 था, टीएलसी 6200 था। ठीक है, बिल्कुल, प्लेटलेट काउंट भी ठीक है। ईएसआर 75 मिलीमीटर है। नॉर्मल ईएसआर कितना होता है? कोई ऐसा अच्छा प्यारा बच्चा जल्दी से बता दे, नॉर्मली ये सार कितना होता है? जी जी बिल्कुल, करीब करीब बताया आपने। चलें जी, 22 तक ऑलमोस्ट होता है। 22 मिलीमीटर पर आर होता है मेन में, और फीमेल में 29। तो आप रफली 25 याद रख लें दोनों जेंडर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 75 है, बहुत ज्यादा है। तो जब भी स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व है और रेज्ड ईएसआर है तो आपने रूमाटाइड आर्थराइटिस सोचना है। ठीक है, उसमें रेज्ड ईएसआर मिलता है और साथ में आपको स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। ठीक है, जो सिनेरियोज एक ही टाइप के होते हैं फिर उन्हें हम थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उनमें सेम ही डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही उनमें से तो आप बेशक मुझे रोक सकते हैं वहां पे। ठीक है, हम रुक के उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अ 64-year-old मैन। डायग्नोसिस नहीं देखना आप लोगों ने, बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलें जी। अ 64-year-old मैन कम्स टू यू फॉर द इवेल्युएशन ऑफ नी पेन। ठीक है, नी पेन के लिए बंदा आया है हमारे पास। he tells you that he has had right knee pain for many years। जी, वो बताता है कि उसकी राइट नी में बहुत सालों से दर्द है और वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा है। ठीक है, he denies जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है उसके बारे में वो कहता है जी कोई नहीं है मुझे, और दूसरे ज्वाइंट भी नहीं इन्वॉल्व एक्सेप्ट लेफ्ट सेकंड एंड थर्ड डिस्टल इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट। डिस्टल इन्वॉल्व है तो कौन सी डिजीज सोचेंगे आप? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, और प्रोक्सिमल इन्वॉल्व है तो क्या सोचेंगे? एसएलई सोचेंगे। प्रोक्सिमल इन्वॉल्व है तो फिर एसएलई लिख देंगे, है ना प्यारे बच्चों, ऐसा ही है ना।
नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या सोचोगे? प्रॉक्सिमल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिस्टल में ऑस्टियोआर्थराइटिस, DOA, जिस तरह भी याद होता है, डिस्टल ऑस्टियोआर्थराइटिस और प्रॉक्सिमल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये चीजें आपको याद रहें। सिनेरियो बहुत इजी आता है रोमाटोलॉजी का, इस तरह की पेट चीजें आती हैं। अगर आप पेट चीज मिस कर देते हैं, आप बाकी सिनेरियो पे अगर आप पूरे 20-25 मिनट भी लगा देंगे, आप डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, और अगर आप पेट पॉइंट पे फोकस करेंगे तो आप मिनटों में वो क्या बल्कि सेकंड्स में डायग्नोसिस बना लेंगे अपना। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एन 18-year-old boy presents with low backache that radiates to buttocks and back of thigh. There is associated stiffness. जी लो बैक पेन है, बैक इन्वॉल्वमेंट है, साथ में स्टिफ भी है। ठीक है, फॉर मोर देन हाफ एन आवर। पेन इज वर्स एट नाइट एंड आफ्टर इनएक्टिविटी, कि जब वो कोई काम नहीं करता या रात में सोता है तो उसकी दर्द ज्यादा हो जाती है और काम करने से ठीक हो जाती है। जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो ESR और CRP दोनों रेज्ड है और ANA और रूमेटॉइड फैक्टर्स जो हैं वो भी नॉर्मल हैं। तो डायग्नोसिस आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। बिल्कुल ज़हरा, खदीजा, मरियम, हमजा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब मुझे जल्दी से प्यारे बच्चों बता दो कैसे पता चला ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है? किस पॉइंट से आपको पता चला? लंबर इन्वॉल्वमेंट से, वेरी गुड। बैक एक से, और हाँ बटक पेन से, वेरी गुड, मरियम ने बिल्कुल ठीक बताया। और हाँ रिलीव्ड बाय एक्टिविटी, ये बात मैं सुनना चाह रही थी। तैयबा मुबीन जी, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि इसकी पेन जो है ये एक्टिविटी से रिलीव होती है। अगर बैक पेन है और एक्टिविटी से ठीक हो रही है तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, और इनएक्टिविटी से वर्सन हो रही है, इसीलिए रात में ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि रात में बंदा इनएक्टिव होता है, आप रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास अ 40-year-old फीमेल कंप्लेन्स ऑफ प्रोग्रेसिव टाइटनेस। हाँ जी, कोमल ने बिल्कुल ठीक बताया। एज है, लोअर बैक पेन है, एक्सियल स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अ 40-year-old फीमेल कंप्लेन्स ऑफ प्रोग्रेसिव टाइटनेस ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स एंड फेस विद स्टिफनेस इन द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स। उसकी प्रोग्रेसिव टाइटनिंग होना शुरू हो गई है स्किन की। शी गेव हिस्ट्री ऑफ फिंगर्स टर्निंग कोल्ड एंड ब्लू, कोल्ड एंड ब्लू ड्यूरिंग विंटर। व्हाट इज दिस फिनोमिना कॉल्ड? ये पढ़ाया था मैंने आपको। जी बिल्कुल, रेनॉल्ड फिनोमिना। और रेनॉल्ड फिनोमिना किसमें प्रेजेंट होता है? यहाँ पे अगर रेनॉल्ड फिनोमिना है, साथ में टाइटनिंग ऑफ स्किन है, स्टिफनेस है, तो हम कौन सी डिजीज के बारे में सोचेंगे? जो डिजीज आपको लग रही है वो आपने बतानी है। जी जी बिल्कुल, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, SLE के बारे में सोचेंगे। SLE या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस? व्हाई SLE एंड व्हाई सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस? अच्छा, ये SLE और स्क्लेरोडर्मा थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आप, तो ये आप अपनी पेपर पे या जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर लें कि SLE कब लेबल करना है। जब पेशेंट मेलर रैश के साथ आए, ठीक है, साथ में स्मॉल जॉइंट्स की पेन हो, या एलोपेशिया के साथ भी आ सकता है पेशेंट, या किडनी इन्वॉल्वमेंट के साथ भी आ सकता है पेशेंट। तो SLE में ये सारी चीजें आएंगी। स्क्लेरोडर्मा में क्या होगा? स्क्लेरोडर्मा में पेशेंट हमारे पास रेनॉल्ड फिनोमिना के साथ आएगा, स्किन नोड्यूल्स भी वो आके बता सकता है, टेलेंजिक्टेसिया भी इसी में होंगे, डिस्निया, सेंट्रल साइनोसिस इसके साथ भी आ सकता है, साथ में और क्या होगा? प्रोग्रेसिव टाइटनिंग ऑफ स्किन भी होगी पेशेंट में। ठीक है, SLE का पेशेंट रेनॉल्ड फिनोमिना के साथ साथ एज सच आपके पास प्रेजेंट नहीं करता, तो ये भी एक क्लू है कि पेशेंट जो ये सिनेरियो है दैट इज नॉट SLE। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? बेटा SLE में मेलर रैश के साथ पेशेंट आएगा, स्मॉल जॉइंट्स पेन के साथ। अभी हम नेक्स्ट SLE का सिनेरियो डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा एसएलई में एलोपेशिया हो सकता है। रेनॉल्ड फिनोमेना एज सच एसएलई में नहीं होता। और क्या हो सकता है एसएलई में? किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। स्क्लेरोडर्मा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है? स्क्लेरोडर्मा में बेसिकली पेशेंट आपके पास हार्ट बर्न हो सकता है उसको थोड़ा बहुत, फिंगर्स पेन के साथ, इसमें भी रेनॉल्ड फिनोमिना होता है। ठीक है, स्किन नोड्यूल्स होते हैं, टेलेंजियोप्लाजियाज होते हैं, डिस्निया के साथ पेशेंट आ सकता है, इन सारे फीचर्स के साथ कि उसको नोड्यूल्स हैं, टेलेंजियोप्लाजिया है, डिस्निया है, साथ में हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें सेंट्रल साइनोसिस मिलता है। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 45-year-old फीमेल, उसमें लॉन्ग हिस्ट्री दी है जी, नमनेस उसको होती है फॉलोड बाय पिन्स एंड निडल्स इन हर हैंड्स, स्पेशली इन विंटर्स। विंटर्स में होती है, उसको पिन्स एंड निडल्स की फीलिंग आती है उसको हैंड्स में, और साथ में नमनेस होती है। एंड अपॉन वॉशिंग हर फेस और हैंड्स, उसको जी विंटर्स में ये नमनेस हो जाती है। शी इज अनेबल टू फुली एक्सटेंड हर फिंगर्स। एक्सटेंड हर फिंगर्स का क्या मतलब? वहां पे स्क्लेरोसिस हो गई है, कॉन्ट्रैक्चर्स से बन गए हैं, टाइटनिंग हो गई है। हाँ जी बिल्कुल सेम ही है तैयबा, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आप इसके बहुत ज्यादा डिफरेंट और डिटेल के चक्कर में ना पड़े, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नहीं पूछी जाती आपसे ऐसी डिटेल, आपने सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस ही मेंशन करना है, या फिर स्क्लेरोडर्मा भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस आपने मेंशन करना है अगर आपके पास ऐसा कोई भी सिनेरियो आ जाता है तो। ठीक है, चले जी। इसमें भी यही कि उस फुली एक्सटेंड नहीं कर पा रही अपनी फिंगर्स को, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्चर्स हुए हैं, वहां पे स्क्लेरोसिस हुई हुई है, तो ये भी हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का ही सिनेरियो है। नेक्स्ट ये कोई डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ, ये पूछा हुआ हमसे। A 25-year-old female present की है with the complaint of multiple symmetrical joint involvement, joint swelling and pain since last 2 months। 2 महीने से उसको मल्टीपल सिमेट्रिकल ज्वाइंट स्वेलिंग है और पेन है। और क्या उसकी कंप्लेन है? मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर 1 to 2 hours। अब ड्यूरेशन बता दिया जी, मॉर्निंग स्टिफनेस है 1 to 2 hours, और साथ में ज्वाइंट मल्टीपल ज्वाइंट स्वेलिंग है और पेन है, तो क्या डायग्नोसिस है इसका? चलें जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल ठीक बताया, रोमाटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास 30-year-old फीमेल प्रेजेंट विद सिमेट्रिकल पैलर। ये जब मैंने पढ़ाया था आपको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जब मैंने आपको रेनॉल्ड फिनोमिना का बताया था, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपने ये बात याद रखनी है कि रेनॉल्ड फिनोमिना में क्या क्या होता है, इसका सेपरेट ट्रीटमेंट भी याद रखना है क्योंकि इसका सिनेरियो आता है। तो देखें ये इसका सिनेरियो आया हुआ है हमारे पास 2018 में जो सप्ली का पेपर हुआ था ना, 2017 का, तो उसमें ये आया हुआ है कि 30-year-old फीमेल प्रेजेंट की है विद सिमेट्रिकल पैलर एंड साइनोसिस ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स प्रेसिपिटेटेड बाय कोल्ड। तो इससे आपको पता चल गया कि रेनॉल्ड फिनोमेना है। आपने इसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह याद करना है, और प्रोग्नोसिस में ये कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, मेडिसिन लें तो फायदा हो जाता है। ठीक है, और मोस्टली पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रोमाटोलॉजी के हमारे टॉपिक्स। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ लें। कोमल, कलसूम, जहरा, तैयबा, मरियम, खदीजा, बख्तावर, आप सबको समझ में आ गया है? आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो बस मुझे स्क्रीन की चैट पे यही शो हो रहे हैं तो इसलिए मैंने इनके ले लिए। क्वेश्चन 12 कौन सा? 12 देख लेते हैं जी। ये इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हैं, ऐसे डायग्नोसिस नहीं पूछा, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसको एक दफा। 35-year-old diabetic obese male presented in emergency with sudden onset of pain and swelling of right knee joint with high grade fever। ठीक है,
अब वो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, क्या है उसको, उसको नी जॉइंट में पेन है और स्वेलिंग है, साथ में फीवर है, मतलब इन्फेक्शन है उसको कोई ना कोई, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद चिल्स ऑन एग्जामिनेशन, जॉइंट स्वोलन है, वार्म टेंडर, मतलब कोई एक्टिव इन्फ्लेमेशन है उसको, ठीक है। तो सेप्सिस में जा रहा है पेशेंट, हमें कैसे पता चलेगा, हम उसकी जब लैब्स कराएंगे तो उसका टीएलसी 6 to 11 होता है नॉर्मल, इसमें 15 तक गया हुआ है, रेज्ड है, तो दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस बेसिकली, ठीक है। लेकिन उसने आपने आपसे डायग्नोसिस नहीं पूछे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हैं। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में बेसिकली आपको पेशेंट उसमें होता क्या है कि डिफ्यूज सी फाइब्रोसिस हो जाती है,